हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है। लास्ट क्लास तक हम लोग बेसिक सेल के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्म मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, उसके वेरियस ट्रांसपोर्ट मेथड का पूरा चार्ट को पढ़ा दिया था। सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ ली, फिर उसके बाद हमारा न्यूक्लियस था, हमने वो पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक बताया था क्रोमोसोम्स का, जहाँ पे क्रोमोसोम्स की काउंटिंग ह्यूमन बींग्स में कितनी होती है वो आपको समझा दिया था। क्रोमोसोम्स की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपको पढ़ा दिया था। तो एक बार आप स्टार्टिंग में जाके, जहाँ पे आप लोगों ने सारे टॉपिक्स लिखे हुए होंगे शुरुआत में, वहाँ जाके चेक कर लेना कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक शुरू होता है उस स्टार्ट में, वो है सेल ऑर्गेनल्स का। ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स के टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे और उसके अंदर हम लोग वेरियस सेल ऑर्गेनल देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है। तो दो दो तीन तीन पार्ट्स करके, यानी कि दो दो तीन तीन सेल ऑर्गेनल करके हम लोग आगे आगे वीडियोज़ में पढ़ते जाएंगे उनके बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ के आने के लिए बोला था। सेल ऑर्गेनल शुरू करने से पहले ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को बोला था, होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये एक्टिविटी पहले तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं कि कैसे करते हैं। ह्यूमन चीक, चीक क्या होते हैं आपके? चीक गाल होते हैं ना, तो जो हमारे गाल होते हैं इंसानों में, उसके सेल्स को स्टडी करेंगे और उसके सेल की शेप आप लोग देखोगे। जैसे अनियन, हम लोगों ने प्लांट सेल में अनियन ली थी, अनियन के छिलके को हम लोगों ने अंदर से निकाला था, उसके सेल स्टडी किए थे। वहाँ पे वो सेल कैसे नजर आए थे? इस तरह से लंबे लंबे रेक्टेंगल जैसे शेप के सेल नजर आए थे, जिसमें बीच बीच में न्यूक्लियस थे। आप जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह के सेल्स नजर आएंगे जिनमें न्यूक्लियस होंगे, है ना, इस तरह के सेल्स होंगे जब आप इस एक्टिविटी को फाइनली देख लोगे। ठीक है। तो जिस तरह से प्लांट सेल में एक्टिविटी पड़ी थी अनियन पिल सेल की, इसी तरह से ये वाली एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी सी एक्टिविटी है। अच्छा, एक बात और बताओ कि यहाँ पे हम लोगों ने जब अनियन पिल सेल वाली एक्टिविटी करी थी ये वाली, तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने कौन सा स्टेन यूज़ किया था, कौन सा केमिकल यूज़ किया था? सेफ्रेनिन यूज़ किया था। आप लोगों को याद हो, है ना, वो सेफ्रेनिन हमारे पास किस कलर का था? थोड़ा सा हमारे पास जो ये जैसे पेन का कलर है, हमारे पास केसर जैसे रंग में है हमारे पास, वो सेफ्रेनिन वहाँ पे था। इसको हम लोगों ने स्टेनिंग के लिए यूज़ किया था। अब की बार जो हमारी एक्टिविटी है ह्यूमन चीक सेल वाली, क्योंकि भैया अब की बार ये प्लांट सेल तो है नहीं, अनियन में तो प्लांट सेल था, तो वहाँ पे सेफ्रेनिन काम आ गया था। अब की बार जो हम लोग यूज़ करेंगे ना केमिकल, वो यूज़ करेंगे हम लोग मिथाइलिन ब्लू। ठीक है। ये वाला केमिकल आपको दिखाया जाएगा कि मिथाइलिन ब्लू यूज़ करेंगे स्टेनिंग पर्पज़ के लिए। अब स्टेनिंग क्यों करते हैं, उसमें एक कलर क्यों डालते हैं? जिससे कि जब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो उसके सेल्स क्लियरली विजिबल हों। तो यहाँ पे सेफ्रेनिन से हम लोगों ने वहाँ पे स्टेन किया था, और यहाँ पे किससे करेंगे हम लोग? यहाँ पे मेथाइलिन ब्लू की हेल्प से स्टेनिंग का प्रोसीजर पूरा करेंगे, ताकि हम लोगों के पास वो सेल्स आसानी से देख पाएँ। ठीक है। तो चलो वीडियो बहुत ध्यान से देखना ज़रा। फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चीक सेल का स्टेन्ड टेम्पररी माउंट कैसे बनाया जाता है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे पहले हमको टूथपिक से चिक के इनर साइड मीन्स माउथ के इनर लाइनिंग को हल्का सा स्क्रैप करना होता है, ताकि हम चिक सेल के सैंपल को कलेक्ट कर सकें। ये जो माउथ का इनर लाइनिंग होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है, जिसको हम चिक सेल भी बोलते हैं। टूथपिक में चिक सेल के सैंपल को कलेक्ट करने के बाद सैंपल को स्प्रेड करते हैं क्लीन स्लाइड के ऊपर। टूथपिक के टिप को इस तरीके से स्प्रेड करने से चिक सेल का सैंपल स्लाइड के ऊपर आ जाता है, और इसके बाद सेल को स्टेन करने के लिए हम मिथिलिन ब्लू के सॉल्यूशन के एक ड्रॉप को ट्रांसफर करते हैं स्प्रेडिंग के ऊपर, और 2 मिनट के लिए स्टेनिंग होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद कवर स्लिप से कवर करते हैं नीडल की मदद से, ताकि कोई एयर बबल ना आए। इसके बाद हमको एक्सेस लिक्विड मीन्स एक्सेस स्टेन को बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए हम कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करते हैं, और जो लिक्विड जो कवर स्लिप के बाहर निकलता है उसको टिश्यू पेपर की मदद से उसको रिमूव करते हैं। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अंदर में एक्सेस लिक्विड है हमको इसको रिमूव करना है, ताकि हमको जो सेल है वो क्लियरली विजिबल हो सके। तो इसके लिए हम कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करेंगे, और जो लिक्विड जो कवर स्लिप के बाहर निकलता है उसको टिश्यू पेपर से हम पोंछ देते हैं। इसके बाद इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। ये जो आप पॉलीगोनल शेप का जो सेल दिख रहे हैं वही चिक सेल है, और ये सेल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है, जो माउथ के इनर लाइनिंग से इजिली रिमूव हो जाता है। ये जो सेल की आउटर लाइनिंग देख रहे हैं वो चिक सेल का मेम्ब्रेन है, और हर एक सेल के सेंटर में एक डार्क स्पॉट है, वो सेल का न्यूक्लियस कहलाता है। और हम यहाँ पे चिक सेल को 10x आईपीस और 20x ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरह के सेल्स हम लोगों के पास आपको नज़र आ रहे होंगे।
ऐसे सेल्स नज़र आते हैं। देखो बीच बीच में डार्क डार्क कलर के आप लोगों को डॉट नज़र आ रहे होंगे। देखो ये कलर जो है ना, इतनी क्लैरिटी क्यों आ पाई है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू मिलाया था। और मिथाइलिन ब्लू एक ऐसा केमिकल होता है जो एनिमल सेल्स को देखने के लिए बहुत अच्छे स्टेनिंग की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू मिलाने से आपको ये ह्यूमन चीक सेल्स बहुत अच्छे से नज़र आ पाए। अगर एक्टिविटी आप बच्चों को एक बार समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को वापस आप लोग प्ले करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको सारी बातें बहुत बेसिकली यहाँ पे बता दी गई हैं। अब इस एक्टिविटी की जो थ्योरी है, जो बातें हैं, वो आगे आप देख लीजिए। देखो इस तरह के सेल्स दिखाई दिए थे हम लोगों को, थोड़ा जूम व्यू में यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये आप डायग्राम पूरा प्रॉपर्ली बनाओगे और यहाँ पे पूरा प्रोसीजर इसको लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना। आगे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी स्टोरी को नोट करोगे तो फालतू में नोटबुक भरेगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना और ये वाला डायग्राम जो है ना, ये बना लेना। एक्टिविटी का नाम आप लिख ही लोगे, जो यहाँ पे मैंने पीछे लिखा हुआ है। ये एक्टिविटी का नाम लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार पढ़ लेना और बाद में ये डायग्राम अच्छे से बना लेना। सब चीज़ें जो हम लोगों ने करी है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं। तो एक बहुत आसान सी एक्टिविटी थी और हमारे पास हमारे चीक सेल्स में इस तरह के सेल्स नज़र आए हम लोगों को, जहाँ पे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। अब ये होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। ये इसी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप लोगों ने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से देखा है तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम में इस एक्टिविटी के ऊपर अगर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन हुए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल वाला। अब सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनल का मतलब सिंपल सा होता है लिटिल ऑर्गन, है ना। अब लिटिल ऑर्गन, यू कैन से एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे सेल का एक पार्ट होता है। हमारा पूरा सेल है तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे से ऑर्गन्स अदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं हमारे पास। सेल ऑर्गेनल्स आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। ये सेल के लिविंग पार्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग ये नहीं होते हैं। और क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। हर एक सेल ऑर्गेनल की जो शेप होती है वो सबकी अलग अलग शेप होती है और सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और सबके काम अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क कुछ और होता है, गोल्जी बॉडी का कुछ और होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ और होता है। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि हाँ, ये इतने सारे हमारे पास सेल ऑर्गेनल होते हैं जो हमारे किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे के सारे हमारे पास हर टाइप की सेल में प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग तरह के सेल में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं। किसी में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किसी में कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। जबकि मेजॉरिटी में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन होता है। जैसे इंसानों में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं। तो जब भी आरबीसीज मैच्योर हो जाती हैं तो उनके केस में इन आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो ये बेसिक सेल ऑर्गेनल की बात आई, आप इसको नोट करोगे। अब सेल ऑर्गेनल शुरू करेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे और फिर राइबोसोम्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम कवर अप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो हमें गोल्जी बॉडी और साथ में क्या, या तो लाइसोसोम्स पढ़ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी लगभग 2 या 3 सेल ऑर्गेनल एक वीडियो में कवर कराऊंगा आराम से। ठीक है, चलो अब देखो पहला सेल ऑर्गेनल हमारा कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको ईआर बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको शॉर्ट में ईआर बोल दिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 वर्ड हैं, एक एंडोप्लाज्मिक और एक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? विद इन द साइटोप्लाज्म। जब कोई चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसलिए क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक वर्ड का मतलब विद इन द साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? लिटिल नेट, जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी। आप देखोगे तो ये वर्ड का सिंपल सा मतलब है। अब ईआर होता कैसा है? इट इज़ एन इरेगुलर ट्यूब लाइक नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है और ट्यूब जैसे नेटवर्क होते हैं, लेयर होती हैं डिफरेंट बहुत सारी, उससे मिलकर बना हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन द सेल। और ये सेल का काफ़ी सारा हिस्सा घेरे हुए होता है। ये अटैच होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ही होता है। आपको दिखाया था, अगर आपने न्यूक्लियस ध्यान से बनाया था तो न्यूक्लियस के साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ था। तो ये वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। तो जो लेयर जैसी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ये ट्यूबल्स और ये वेसिकल्स। इसमें से मैं आपको नॉर्मल बता दूं कि जो ये सिस्टर्ने वाला पार्ट है इससे तो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस्टर्ने वाला जो पोर्शन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दिखा दूंगा अभी आगे, उससे आरईआर बनता है। और जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं ट्यूबल्स और वेसिकल्स, इनसे क्या बनता है? इनसे एसईआर बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये स्मूथ और रफ का पंगा बहुत आसान सा है। जहाँ पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है रफ, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते वो बन जाता है स्मूथ। बहुत सिंपल सा है। अब कहाँ पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो भैया जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं ना मेजॉरिटी में, उन सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बट कुछ चीज़ों में वो एब्सेंट होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो है ही नहीं, हमें पता ही है। बट हमारे पास हमारी ब्लड की जो आरबीसीज होती है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे भी ईआर नहीं होता। तो ये बेसिक हो गया हमारे ईआर का। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। बनाना चाहोगे बना लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम पूछी जाती है। इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब इसमें से जो देखो यहाँ पे छोटे छोटे से बिंदु, यहाँ पे इस जगह पे बहुत छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं चिपके हुए पूरे लेयर पे, जगह जगह पे। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा हो गया? ये हिस्सा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आर ई आर हो गया, ऊपर लिखा हुआ भी आपके पास नाम। ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो होता है पूरा का पूरा सेटअप। और जो ये दूर वाले हिस्से हो गए जहाँ पे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बिंदु में नजर आ रही हैं, ट्यूब होते हैं, इनके साइड में इस तरह के गोल गोल वेसिकल्स होते हैं। तो ये वाला जो येलोइश जैसा हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। स्मूथ और रफ जुड़े हुए तो एक ही हिस्से में होते हैं, होता तो पूरा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहाँ पे राइबोसोम्स ऐड हो गए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं थे उसको क्या बोल दिया? स्मूथ बोल दिया। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है इसमें। तो ये हमारे पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब क्या काम करता है, फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल का एक बेसिक फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, यानी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सेल के काफी हिस्से में फैला हुआ होता है, तो सेल का एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है ये। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ध्यान रखना, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, उसका फॉर्मेशन करना। तो प्रोटीन बनाने का काम भी यहीं पे होता है, और लिपिड्स बनाने का, लिपिड फैट जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, याद करो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी हुई थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई थी। तो फॉस्फोलिपिड लिपिड का एक टाइप होता है। तो वो फॉस्फोलिपिड्स भी सारे कहाँ पे बनते हैं? वो यहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। प्रोटीन भी सारी यहाँ पे बनती है, अभी आगे आएगा, आपके ध्यान रखना इस बात को। तो प्रोटीन और लिपिड्स को बनाने का काम, उनको सिंथेसाइज करने का काम, उनको स्टोर करने का काम, और उनको सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआर को, इसको हम अपने सेल का ट्रांसपोर्ट चैनल भी बोलते हैं। तो ये क्या, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम या एक ट्रांसपोर्ट चैनल है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करता है। ठीक है, और मेनली कौन सी चीज पहुंचाता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटीन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस अब कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोम्स। अब आर पे तो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं हमारे, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जब आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा ना, आप देखोगे राइबोसोम्स का ही काम होता है प्रोटीन बनाने का, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और ये राइबोसोम मुझे याद रखे बताओ कहाँ बना करते थे? राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वहाँ पे बनते थे ये राइबोसोम्स, और वहाँ पे बन के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स थे वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और आके बाहर किस पे चिपक जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। होप की बात कोरिलेट हो पा रही होगी, है ना? तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके चिपक गए राइबोसोम्स, तो उस जगह पे जो ये राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो प्रोटीन कहाँ, किसकी सरफेस पे बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन की जगह हो सकता है एग्जाम में क्या लिखा मिले? प्रोटीन की जगह एंजाइम वर्ड लिखा मिले। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो भी प्रोटीन ही होते हैं एक तरह के। तो एंजाइम फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है? वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजाइम बोल दिया, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी एक तरह की प्रोटीन ही होती है। तो वो भी कहाँ पे बन रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। ठीक है, फिर स्मूथ वाला क्या करता है? तो भैया स्मूथ में बनते हैं लिपिड्स और कुछ हार्मोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं। जैसे हमें एकदम डर लगता है तो डर लगने के टाइम पे कुछ हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं। तो इस तरह से जो ये लिपिड्स और जो हार्मोन्स बनते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे पास कहाँ बनती हैं? ये दोनों चीज़ें बनती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। ये वाला थर्ड वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस SER का एक और काम भी होता है, इस पे आ जाओ पहले। लिवर के अंदर जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या काम करता है? डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस को, और जो ड्रग्स यानी जो केमिकल होते हैं। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या है? उनके टॉक्सिक नेचर को खत्म कर देता है ताकि वो केमिकल जहरीले ना रह जाए। क्योंकि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है कोई चीज़ पॉइजनस है तो उसको टॉक्सिक बोलते हैं। तो
उसको डीपॉइजनस करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो कहाँ पे, लिवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो SER होता है उसका काम वहाँ पे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस और ड्रग्स हैं बॉडी के अंदर उनको हटाने का होता है, उनको डिटॉक्सिफाई करने का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है SER का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब जो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं, भाई प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बन रहे हैं। कौन बना रहे हैं, राइबोसोम्स बना रहे हैं। लिपिड्स कहाँ बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाने में हेल्प करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार जो थी ना उसे बनाने में हेल्प करती हैं। याद कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती नहीं होती है। तो ये प्रोटीन और लिपिड सप्लाई होते हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते रहते हैं और वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचते रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसको वापस रिपेयर करने का काम करते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारे पास हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से, प्रोटीन्स और लिपिड्स की वजह से। ये प्रोटीन्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बनते हैं, वहां से आते हैं। लिपिड्स कहाँ से आते हैं, ये लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बनते हैं। तो बात बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे एक साथ नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब बात आती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। वैसे तो मतलब कई बार पूछ लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क बता दो। तो आप लोगों को देखो डिफरेंस दोनों में क्या है। आपको बताया था मैंने, जो सिस्टरने वाली सरफेस होती है, देखो ये सिस्टरने वाली जो सरफेस है ना, एक बार दोबारा दिखा दूँ तुम्हें, जो ये ऐसे गोल गोल मतलब ये फ्लैट सरफेस गोल गोल आपको नजर आ रही है इस तरह से, ये सारी सरफेस क्या है, इनको हम सिस्टरने बोलते हैं, ठीक है। जो लेयर है ना, ये लेयर वाली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्टरने। और जो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूबल्स। और जो गोल गोल साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। तो ये ट्यूबल्स और वेसिकल मिलके तो बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये सिस्टरने वाली सरफेस है ये क्या बनाती है, ये बनाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो RER में मेनली क्या होता है, सिस्टरने होता है। SER में क्या होता है, ट्यूबल्स और वेसिकल्स मिलके बनी होती है, ठीक है। RER की सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं तभी तो उसको रफ बोलते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट वन, इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है। RER में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। सिंथेसाइज होने का मतलब क्या, प्रोटीन बनते हैं। याद है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स वहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बोल लो या एंजाइम्स बोल लो आप, ठीक है। और इसके अलावा जो लिपिड्स और हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बनते हैं। अब पाए कहाँ जाता है, RER मेनली। देखो RER जो हमारे पेनक्रियाज, हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर जैसे हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आती है तो वो पेनक्रियाज से रिलीज होती है। तो पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत मेजर रोल होता है। वहाँ पे प्रोटीन बनाने का सारा काम वही करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स होते हैं बॉडी में। प्लाज्मा सेल्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। सपोज हमें कोई बीमारी हो गई, तो कोई डिजीज़ हो गया, तो ये कोई डिजीज़ कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहेगा तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को पहचान के, उस वायरस को पहचान के उससे लड़ने के लिए ताकत डेवलप करेगी, यानी वो अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो एंटीबॉडीज़ के जो सेल्स होते हैं उनको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं मेजॉरिटी में। और पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे भी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। वहाँ पे इनका काम क्या होता है, RER का प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का, प्रोटीन्स और वेरियस टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं। पेनक्रियाज से बहुत सारी वैरायटी के एंजाइम रिलीज होते हैं। तो कौन बनाता है वहाँ पे, वो RER बनाता है, ठीक है। SER में क्या होता है, SER के सेल्स होते हैं मेनली लिवर में पाए जाते हैं। हमारे लिवर में बहुत सारी चीज़ों का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो भी जहरीली चीज़ें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है हमारे लिवर के अंदर, इसलिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो लिवर के सेल्स के अंदर मेनली क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और इसके अलावा SER हमारे मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल्स को जब हम स्ट्रेच करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब मसल्स को खोलते हो, बंद करते हो ना, अपने हाथों को चलाते हो, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में भी SER हेल्प करते हैं, कैल्शियम को सप्लाई करते हैं वहाँ पे वो, और उस तरह से हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी इन दोनों के बारे में, ये डिफरेंस नोट कर लेना आप। अब हमारा पहला ऑर्गेनल खत्म हो गया, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मान के चलिए सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये सेल का सबसे छोटा हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं राइबोसोम्स। तो
किसी शेप के होते हैं राइबोसोम्स? डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, यानी इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटे से होते हैं और स्पेरिकल बॉडीज़ होती है, ऑलमोस्ट राउंड शेप की बॉडीज़ होती है। ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, दोनों टाइप के सेल्स में होते हैं, बट ये रेड ब्लड सेल्स में वही नहीं होते हैं। तो जैसे आरबीसीज में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं था, तो आरबीसी में राइबोसोम्स भी नहीं होते हैं, बट राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आपने जब ये पढ़ी थी तो आपने बनाए भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। किससे मिलके बने हुए होते हैं राइबोसोम्स? तो जैसे राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। याद करो आप लोगों ने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन थ्रेड था। उस क्रोमेटिन थ्रेड को जब आपको दिखाया था कि क्रोमेटिन थ्रेड सेल के डिवीजन के टाइम पे कॉम्पैक्ट होकर इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते थे? इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्रोमोजोम बोला था। इन क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होता था। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से डीएनए के साथ एक और चीज़ भी होती है, दूसरी आरएनए बोलते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी लग जाता है आगे, इसके आगे क्या लग जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो खैर राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता, ध्यान रखना। राइबोसोम्स में क्या होता है? आरएनए होता है, एक तरह की ये भी हमारे पास प्रोटीन होती है। आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा राइबोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम्स में किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स के चारों तरफ यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इस पे, ठीक है। ये बिना मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। दे आर आइदर अटैच टू द सर्फेस ऑफ ईआर, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने लगते हैं, या फिर ये फ्रीली तैरते रहते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब राइबोसोम्स का काम क्या क्या करते हैं भैया? ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इनका एक ही काम है, प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाना या वेरियस टाइप के एंजाइम्स बनाने, आप ये भी बोल सकते हो। आपको बताया था ना, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन ही होती है एक तरह की, तो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स खुद कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री हुआ न्यूक्लियोलस, और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन हुए? राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा राइबोसोम्स के अंदर बनता है। और कब बनता है? जब ये राइबोसोम्स चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, वहाँ बैठ के ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक। चलो, अब ये कुछ एमसीक्यू आ गए, आज जो पढ़ाया उनके ऊपर 4-5 एमसीक्यू मैं करा दूंगा, 1-2 एमसीक्यू आप खुद से करोगे। एमसीक्यू करने से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आती है, जो डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। पहला एमसीक्यू हमारा क्या है? इफ़ द राइबोसोम्स ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड, अगर आपने राइबोसोम डिस्ट्रॉय कर दिए तो क्या होगा? फिर सीधी सी बात है, प्रोटीन कौन बनाएगा? सिंपल सा ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी वाला आ जाएगा कि भैया प्रोटीन नहीं बनेगा, बाकी काम तो होते रहेंगे, रेस्पिरेशन, फैट, सब फैट भी बनता रहेगा, सब कुछ स्टोर होते रहेंगे, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम का था, और राइबोसोम अगर चले गए तो प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, इसलिए सेल खुद को सर्वाइव नहीं करा पाएगा, मर जाएगा सेल। नेक्स्ट में क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन द सेल इज डन बाय, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? कौन है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट चैनल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, ये सब धीरे धीरे कवर अप होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सब आएंगे, आप देखोगे इन सब के बारे में। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलेंगे, एनर्जी सारी यहाँ बनती है, यहाँ सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी है मेरे पास, ये गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो इसी तरह से इसका भी एक निकनेम है क्या? ट्रांसपोर्ट चैनल। ये हमारे सेल का ट्रांसपोर्ट चैनल होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करने का काम करता है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट बात है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करेगा, बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गलत कौन से स्टेटमेंट है? रॉन्ग छांटने हैं, तो जो इनमें से इनकरेक्ट होगा उस पर टिक लगाना है। पढ़ लेते हैं किक करके। SER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अब ये वर्ड याद आ गया ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है, किसकी हेल्प से? प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से। तो लिपिड्स कहाँ बनते हैं? SER में बनते हैं, तो हाँ SER हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। तो ये ऑप्शन तो ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर में नहीं आएगा, उसने तो इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली बात हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये बात हमारी करेक्ट हो गई, इसको मैं टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली जगह पे हमारे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं, ये बात भी ठीक हो गई। नेक्स्ट,
हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन RER। हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं हमारे पास कहाँ बनते हैं, ये हमारे RER में बनते हैं ना, ये गलत है। हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, एंजाइम्स तो चलो मान लेते हैं RER में बनते हैं क्योंकि प्रोटीन ही होती है एक तरह की, बट हार्मोन्स थोड़ी ना बनते हैं RER में, हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, SER में बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। लास्ट वाला पढ़ते हैं। इन प्लांट सेल्स SER ऑल्सो सर्व्स एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर सॉल्ट जो होता है ना, सोडियम पोटेशियम के आयन होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ताकि वो सेल बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए वो सेल, या श्रिंक ना हो जाए, तो उसमें SER हेल्प करता है। तो हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है ना ये, तो उस वजह से जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है और वो प्लांट सेल फट नहीं पाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत बात इनमें से कौन सी हुई, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर शीट में कौन सा ऑप्शन लिखा जाएगा, सी वाला ऑप्शन लिखा जाएगा। ठीक है, चलो। MCQ हमेशा जब किया करो तो सारे ऑप्शंस पढ़ के किया करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ऑप्शन ठीक किया वो तो चलो ठीक था, बाकी जो गलत हुए हैं या जो नहीं आए ऑप्शन में वो क्यों नहीं आए, तो इसलिए चारों के चारों ऑप्शन पढ़ के तब टिक लगाया करो। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ER, इनमें से कौन सी बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट वन, इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। तो भैया ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पूरे सेल के अंदर जगह जगह पे चीज़ों को लेके जाता है, ये भी ठीक है। इट कैन बी द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन, ये बात गलत है। एनर्जी जनरेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। एनर्जी जनरेशन कहाँ पे होता है, आपको हल्का सा भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसको पावर हाउस बोलते हैं हमारे सेल का। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हाँ भाई, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पे हो रहा है, लिपिड्स यहाँ पे बन रहे हैं, हार्मोन्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इतनी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ इनमें से ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन गलत हुआ। उसने यही पूछा था कि कौन सा इनमें से ऑप्शन ER से रिलेटेड नहीं है, तो सी वाला जो ऑप्शन है ये ER से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर में कौन सा आएगा, ऑप्शन सी हमारे पास आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला MCQ, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट सेंटेंस, इनमें से सही जो है वो फाइंड आउट करना है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER। जो एंजाइम्स आप यहाँ पे बनते हैं ना, जो एंजाइम्स वो बाद में आप देखोगे लाइसोसोम के अंदर पैक हो जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो RER में बनते हैं। तो आंसर है हाँ, ठीक है, बिल्कुल बात। भाई हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो RER में तो बनते हैं, क्यों, सारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही होता है और एंजाइम सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन वैसे यही सही हो गया डायरेक्टली, भाई एक ही पूछा था उसने, करेक्ट आंसर तो ये हो गया। बट फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं, हमें नॉलेज मिलेगी उनको पढ़ने से। RER SER प्रोड्यूसेस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली, मतलब RER लिपिड बनाता है ना, गलत बात है। SER प्रोटीन बनाता है ना, उल्टा हो गया ना यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा आंसर में नहीं आने वाला था। ER इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो ER में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं उनसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई जाती है। हमारे पास मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो डिस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं, उसको खत्म करने को बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करता है ER। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। न्यूक्लियोइड यूकेरियोटिक सेल में थोड़ी ना होता है। न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहाँ पे जो DNA होता है ना, वो DNA स्ट्रैंड ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये किस में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकेरियोटिक के अंदर थोड़ी ना होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही कौन सा हुआ, पहले वाला। एंजाइम जो लाइसोसोम्स के अंदर पैक किए गए थे वो कहाँ पे बने थे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने थे। यहाँ प्रोटीन नाम नहीं लिया, बट एंजाइम भी सारी प्रोटीन ही होती हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क से करोगे। अगर आपने ध्यान से पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स पढ़ा है तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से निकाल लोगे। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा एक ही सेकंड क्वेश्चन ये है जो आप लोगों को नोट करना है लिपिड्स की बेस पे। आपने सारी बातें यहाँ पे अच्छे से कवर अप कर ली हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल से बात शुरू करी थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो ह्यूमन चीक सेल्स वाली एक्टिविटी देख ली, उस एक्टिविटी को आप लोग कर लेना। इसके बाद हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल जब शुरू किए थे तो वहाँ पे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और उसके अलावा क्या पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये 2 बातें हम लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग आगे के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कवर अप करेंगे, ठीक है ना। चलो।